नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा हट के और मैं हूं आपके साथ मनीषा शुक्ला। क्या हो कि आपके शरीर के किसी भी अंग में कब कहां सर्जरी हो रही है इसका एहसास आपको हो रहा हो। असहनीय पीड़ा, यही एहसास होता है। ऐसा ही एहसास 176 वर्ष पहले इंसानों के साथ होता था, क्योंकि एनेस्थीसिया की खोज तब नहीं हुई थी। क्या है एनेस्थीसिया, इसके बारे में हमें एनेस्थेटोलॉजिस्ट डॉक्टर परेश कोठारी जी बताएंगे। इन्हें डॉक्टर को पेन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं डॉक्टर परेश कोठारी के पास। मैं डॉक्टर परेश कोठारी, कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सूरत, 25 साल से एनेस्थेसिया की प्रैक्टिस कर रहा हूँ सूरत में। फ्रीलांसिंग एनेस्थेटिस्ट मतलब अलग अलग अस्पताल में मैं हर रोज अलग अलग केस कंडक्ट करता हूँ। एनेस्थीसिया के बारे में पहले डिटेल में बताइए कि एनेस्थीसिया कौन सा ड्रग है। एनेस्थेसिया मतलब संवेदना विहीन परिस्थिति क्रिएट करना। उसमें जनरली ऐसा होता है कि एक ड्रग से एनेस्थेसिया नहीं लगता है, अलग अलग तरीके की ड्रग यूज करके इधर जनरल एनेस्थेसिया और रीजनल एनेस्थेसिया दे सकते हैं। वो पूरा एमडी का कोर्स रहता है हमारा। एमबीबीएस के बाद 3 साल वो पूरा एमडी में हम लोग पढ़ के ये ब्रांच में आगे बढ़ते हैं। जैसे एनेस्थीसिया में बेहोश करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जिसमें पेशेंट्स को काफी ध्यान रखना होता है, तो वो क्या सावधानियां हैं थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा सवाल है मैम। ये इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि उसको एनेस्थेसिया लेना है। तो एनेस्थेसिया लेने के मिनिमम 4 घंटे तक 4 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, और 6 घंटे पहले प्लान और इलेक्टिव सर्जरी में 6 घंटे पहले खाना भी नहीं खाना है। तो पूरा नील बाय माउथ होना चाहिए पेशेंट को। तो ड्यूरिंग सर्जरी जब एनेस्थेसिया लगता है तो एनेस्थेसिया की ड्रग की साइड इफेक्ट में कभी नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। तो पेशेंट को वॉमिटिंग होके वो एस्पिरेट नहीं करे और उसके जान की तकलीफ नहीं हो, इसीलिए ये बहुत जरूरी मायना रखता है कि पेशेंट नील बाय माउथ होना चाहिए मिनिमम 4 आवर्स। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर पेशेंट नील बाय माउथ नहीं है, खाना पीना बाई चांस लिया है, तो हम लोग दवाई देके उसको उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग अच्छा करके प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। पर पेशेंट को बोल देना चाहिए कि मैंने ये खाया या पिया है। जैसे सर्जरी में कोई बच्चा हो और खाने पीने के लिए मना किया जाए और वो बाय चांस पानी पी लेता है या फिर कुछ भी हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप? हाँ, अगर बच्चे ने गलती से कुछ खाना या पीना ले लिया है, तो खाना लिया है तो हम डेफिनेटली सर्जरी पोस्टपोन ही करते हैं अगर सर्जरी इलेक्टिव है। अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो हम लोग एंटी एमेटिक मतलब वॉमिटिंग नहीं हो और उसका एसिडिटी नहीं बढ़े ऐसे इंजेक्शंस देके हाफ एन आवर के बाद ये प्रोसीजर प्रोसीड कर सकते हैं। जब एनेस्थीसिया का खोज नहीं हुआ था, उसके पहले का टाइम का दृश्य कैसा था, थोड़ा बताइए। हाँ, 1846 में मॉर्टन ने एनेस्थेसिया की मॉर्टन जो अमेरिका के थे, वो डेंटिस्ट थे, उसने ईथर एनेस्थेसिया का इन्वेंशन किया था। उसके पहले का सिनारियो बहुत डिफिकल्ट और बहुत टेरिफिक था। मैं तो टेरिफिक ही बोलूंगा, क्योंकि उस टाइम पे जब भी पेशेंट को कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उसको गांजा, चरस या अल्कोहल दे के 4 लोग उसको पकड़ के रखते थे और सर्जन हो सके उतना फास्ट सर्जरी परफॉर्म करने का प्रयत्न करते थे कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ये पेन में से राहत मिल जाए। पर अभी ये एनेस्थेसिया जो इन्वेंशन हुआ उसके बाद सिनारियो पूरा बदल चुका है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी सर्जरी, चाहे वो विज्ञान ने खोज कर ली हो, रोबोटिक सर्जरी या किसी भी तरह की सर्जरी, लेकिन एनेस्थीसिया का रोल एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर किया जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कोई भी सर्जरी है बिना एनेस्थेसिया हम लोग सोच भी नहीं सकते कि सर्जरी कैसे परफॉर्म हो सकती है। मान लो आपको कुछ पिन प्रिक या थोड़ा सा बर्न्स भी होता है तो अपने बॉडी के रिफ्लेक्सेस इतने पावरफुल होते हैं कि तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं वो ऑर्गन। तो इतनी बड़ी या मेजर सर्जरी या कोई भी छोटी कापकुप वाली सर्जरी बिना एनेस्थेसिया को करना भी मुझे बहुत डिफिकल्ट और टफ लगता है, और क्वालिटी ऑफ सर्जरी भी मेंटेन नहीं होगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ने के दौरान ऐसा पता चला कि रिसर्च एनेस्थीसिया को और सुधारने के लिए हो रहा है, लेकिन एक और रिसर्च सामने आ रहा है कि एनेस्थीसिया से कुछ पेशेंट्स पर असर नहीं हो रहा है। मतलब कि
वो हाथ पैर नहीं हिला सकता, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी किस जगह में सर्जरी हो रही है, तो वो कैसा सिचुएशन है? वो एक्चुअली दिस इज द अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थेसिया करके बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को पैरालाइजिंग जो नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट या कुछ रिलैक्सेंट दिया है तो पेशेंट पैरालाइज तो हो जाता है, पर उसको पूरा एमनेसिया मतलब याददाश्त नहीं जाती है या पूरा एनाल्जेसिया या पेन फ्री नहीं होता है, तो ये पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है जो हम लोग उसे अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थेसिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा थोड़ा ह्यूमन एरर है। अच्छा, तो ये चैलेंजिंग भरा होता है सर? हाँ, बहुत चैलेंजिंग होता है। पर्टिकुलरली आप जो बता रहे हो वो अल्कोहल या पेशेंट को कुछ ओपियोइड या एमडी ड्रग्स या कुछ ऐसा एडिक्शन है तो हमारी ड्रग्स जो रिएक्ट करती है वो आइदर एडिटिव और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होती है, तो उसी की वजह से कभी किसी को ज्यादा डोज लग जाता है और किसी को लीवर में तकलीफ हो गई होती है अल्कोहल की वजह से, तो ज्यादा डोज देना जरूरी पड़ता है, पर वो तो हम एनेस्थेटिस्ट ये एडजस्ट कर ही लेते हैं। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक एक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि न्यूरोमस्कुलर क्या है, आसान शब्दों में, विज्ञान की भाषा में? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है अपने बॉडी में, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन और वो सब ट्रांसमिट होता है, और वो जगह पे ये ड्रग हम लोग यूज करते हैं जिसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग बोलते हैं, कि जिसकी वजह से पेशेंट को रिफ्लेक्स नहीं आते हैं और पेशेंट के स्केलेटल मसल पैरालाइज करते हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, वो न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसमिट होने से रोकते हैं, यानी कमांड देने से रोकते हैं कि इस जगह पे तुम्हें ये पेन हो रहा है। या मतलब वो पेन एनाल्जेसिक नहीं है, पेन फ्री भी नहीं करता है, पर पूरा पैरालाइज कर देता है। उसके बाद हम दूसरी एनेस्थेसिया डिलीवरी सिस्टम से या इधर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट देके पेशेंट को बैलेंस जनरल एनेस्थेसिया लगाते हैं। तो बैलेंस जनरल एनेस्थेसिया मतलब एनाल्जेसिया मतलब पेन फ्री, एनेस्थेसिया मतलब सेंसेशन भी पेशेंट को नहीं रहेगा, और एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तीन चीजों का ट्राइड लगाते हैं जिसे बैलेंस जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। तो बैलेंस जनरल एनेस्थेसिया इज अ वेरी बहुत अच्छी आज की चैलेंज है सबके लिए। ऑपरेशंस के दौरान जब मरीज बाहर आता है तो उससे जब पूछते हैं कि, तो वो ऐसा कहता है कि हमें ऑपरेशन हो गया, पता नहीं चला, वो बहुत ही अच्छी दुनिया में था, कहीं खेतों में खेल रहा है, या बहुत से उसके सपने आते हैं। तो ये क्या, ये ड्रग का कुछ कमाल होता है? या उसमें ए डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक 2-3 एजेंट है एनेस्थेसिया के, जिसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि वो उसका बॉडी और साउल डिसोसिएट हो रहा है और उसकी वजह से हेल्यूसिनेशन होता है। तो पेशेंट को एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कोई सक्शन मशीन चल रहा है तो वो बुलेट ट्रेन में ट्रांसफर कर रहा है, या फिर वो हेवनली एक्सपीरियंस करता है कि उसके आगे पीछे देवी देवता घूम रहे हैं, या फिर कोई कोई मंदिर में, या कोई जो उसने जो सोचा है वो सब डे ड्रीम होते हैं उसके लिए। जैसे कि एनेस्थीसिया ने अब तक कितना प्रोग्रेस कर लिया है? एनेस्थेसिया का प्रोग्रेस आई थिंक 19वीं और 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण शोध है ये एनेस्थेसिया। और पहले के जमाने में जब पहले क्लोरोफॉर्म या ईथर था, तब बहुत सारी ड्रग ऐसी होती थी कि जिसकी वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता था और ऑन टेबल पेशेंट की डेथ भी हो सकती थी दवाई की वजह से या उसके थोड़े बहुत माइनर डोज चेंजेस की वजह से। पर नाउअडेज अभी इतनी सारी दवाई इवोल्यूट हुई है कि हम जितना चाहे 15 मिनट से लेके 15 घंटे 20 घंटे तक का एनेस्थेसिया विथ पेशेंट स्टेबिलिटी एंड हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, पल्स, ब्लड प्रेशर सब मेंटेन करके पेशेंट को हम ये दवाई दे सकते हैं। इतनी अच्छी दवाई अभी आ गई है एनेस्थेसिया के लिए। हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या भी किसी भी तरह का घातक बीमारी का दवा ले रहा हो, तो उस समय पेशेंट्स की सर्जरी के टाइम पे उन लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है ये। अगर पेशेंट को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीज है जिसको कभी डिप्रेशन के लिए या किसी के लिए कोई लॉन्ग एक्टिंग दवाई चल रही है, तो एनेस्थेसिया की दवाई के साथ उसकी एडिटिव इफेक्ट होती है, कभी उसको डोज कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है या बढ़ाने की ज़रूरत। तो
डॉक्टर के को कंसल्ट किए बिना वो दवाई आपको बंद नहीं करना है। और पर्टिकुलरली डायबिटीज की दवाई और ब्लड प्रेशर की दवाई पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, मतलब ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद कैसे लेना है वो आपके डॉक्टर की एडवाइस के बिना स्टॉप भी नहीं करना है। और तीसरी, अभी जो बहुत कार्डियक प्रॉब्लम सब लोगों को रहता है, तो उसकी वजह से एंटीप्लेटलेट या ब्लड थिनर जो चलती है वो प्लांट सर्जरी के कम से कम 3 दिन पहले पेशेंट को बंद करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन डॉक्टर। तो सर और कुछ अगर रह गया हो पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए तो? हाँ, सबसे जरूरी चीज है आप अपने एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को मिलो, उसको पूछो कि आप कौन से टाइप का एनेस्थेसिया लगाने वाले हो। एनेस्थेसिया अगर जनरल एनेस्थेसिया है या रीजियोनल मतलब आपको करोड़रज्जु में या कहीं दूसरी जगह पे इंजेक्शन लगा के पूरा रीजन जो एनेस्थेसाइज करते हैं वो टाइप का एनेस्थेसिया लोगे कि जनरल एनेस्थेसिया, वो जानना है। कोई कोई फॉल्स बिलीफ भी रहती है कि जैसे मुझे कमर में इंजेक्शन किसी ने लगाया तो 15 साल बाद हम बोलते हैं कि ये वो इंजेक्शन की वजह से है, तो ये भी फॉल्स बिलीफ है। कोई कोई केस में आपके एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं आपके लिए वो सबसे जरूरी और सबसे सही रहता है आपके हार्ट और उसके लिए। एनेस्थेसिया मशीन है, बेसिक एनेस्थेसिया मशीन है, उसमें ये कार्डियक मॉनिटर है, उसमें पल्स, ब्लड प्रेशर और सब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सब 1-1 मिनट का, 1-1 सेकेंड का रिकॉर्ड होता है। यहाँ से बैलेंस एनेस्थेसिया जा रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लुरेंट, और ये वेंटिलेटर से पेशेंट जो कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में है उसको 1-1 मिनट में 12 या 13 जो जरूरी है वो हम लोगों ने एडजस्ट किया हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट भी। और ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है पूरा, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरल एनेस्थेसिया की जरूरत पड़ती है। जनरल एनेस्थेसिया में हम लोग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करके पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग और नाइट्रस ऑक्साइड का एनाल्जेसिया विथ 50% ऑफ ऑक्सीजन और इनहेलेशन एजेंट देके हम पूरे पेशेंट को पैरालाइज करते हैं। और एट द एंड ऑफ सर्जरी ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग की एजेंट को रिवर्स करके पेशेंट को हंसते खेलते बाहर निकालते हैं, इतनी मेजर सर्जरी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा हटके और मैं हूं आपके साथ मनीषा शुक्ला।